आज के FB लाइव कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग न्याय स्थापना अभियान संचालित कर रहे हैं, जो सामाजिक और राजनैतिक रूप से संचालित हो रहा है। न्याय स्थापना अभियान दोनों माध्यमों से न्याय को प्रतिष्ठित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं और इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ग्रुप्स में, अदर जगहों पे। इसके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न हम सभी NDSC कार्यकर्ताओं का होना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक इसे टेलीकास्ट किया जाए, पहुंचाया जाए, ताकि लोग जान सकें, समझ सकें और न्याय स्थापना अभियान में अपनी भागीदारी निभा सकें। आज का विषय चर्चा का है जो बड़ा अभी ज्वलंत है। इसमें वास्तव में आज के कार्यक्रम में सामाजिक अथवा राजनीतिक आंदोलनों पर बात हुई है। और आज का जो ये मुख्य विषय है वो संजीव जी के प्रश्न पर आधारित है। उनका प्रश्न है कि विगत बहुत समय से, सदियों से जनता या प्रजा अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रही है और जनता द्वारा उनके राजाओं, राजनेताओं, सरकारों समस्याओं से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो उनकी बात सुने और उनकी मांगों को अथवा उनकी जरूरतों को पूरा करें। और ये वास्तव में उनका पहले से ही कर्तव्य है कि वो जनता के लिए काम करें। जनहित के लिए ही सरकारों का गठन किया गया है। जनहित माने लोकहित, सामाजिक हित, राष्ट्र हित, प्रजाहित, सार्वजनिक हित। तो बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक हितों के कार्य होते हैं जिनको संपादित करने के लिए एक सर्वकार नामक संस्था बनाई जाती है। तो उसी सर्वकार को ही आजकल अपभ्रष्ट रूप से सरकार कहते हैं। तो सरकारों का काम है कि वो जनता के हितों के अनुरूप नियम, नीति, निर्णय बनाएं। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। तो बड़े लंबे समय से आप देख रहे हैं कि जनता अपने अपने हितों को मनवाने के लिए तरह तरह से उपाय करती है और अनेक प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां अपनी बातें तत्कालीन सरकारों, प्रशासन से मनवाने के लिए धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल
कई चीजों का विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का अंत कभी होता दिखाई नहीं देता। कभी लोग सरकारों के विरुद्ध आजादी का आंदोलन चलाते हैं, कभी सरकारों को हटाने का आंदोलन चलाते हैं, कभी उनको गिराने का आंदोलन चलाते हैं, कभी उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए आंदोलन चलाते हैं, कभी उनके द्वारा बनाए गए नियम नीति निर्णय को वापस लेने के लिए आंदोलन चलाते हैं, और वो चलाते रहते हैं। हल कुछ दिखाई देता नहीं। जनता इनकी मांगे मान भी ले तो भी हालात ऐसे रहते हैं कि उन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता, तो किसी दूसरे रूप में उन्हीं चीजों को क्रियान्वित कर देते हैं। तो वर्तमान में जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, तो आज किसान लोग चाहें तो ये हमारा प्रोग्राम वहां पे ऑन कर लें और जहां जहां उनके कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं धरना प्रदर्शन के, आंदोलन के, तो किसान आंदोलन के बीच में इसको ऑन करके लोग वहां पे दिखा सकते हैं। और ये वीडियो वैसे भी उपलब्ध रहेगा, तो आज लाइव भी दिखा सकते हैं और बाद में कभी भी इसको YouTube से दिखा सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो सभी को इसकी जानकारी मिलेगी, जितने भी आंदोलनकारी हैं। तो आज खास तौर से किसान आंदोलन पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किसान आंदोलन ऐसा पिछले 7-8 महीने से चल रहा है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार अपनी जगह आड़ी है, किसान अपनी जगह आड़े हैं। ना सरकार किसानों की सुन रही है और ना ही सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों से किसान सहमत हो रहे हैं। इसमें सरकार ने कोई 3 विधेयक बनाए हैं, ऐसी कोई बातें उन्होंने 3 लॉन्च करी हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने पर सरकार अड़ी हुई है और किसान उससे सहमत नहीं। किसानों को लगता है कि वो उनके हितों के विरुद्ध है और सरकार उस पर अड़ी हुई है। अब प्रश्न ये है कि यदि ये लोकतंत्र है तो जनता की मांग कुछ और है और जनता की ही सरकार है, तो इसमें दोनों में कंट्राडिक्शन क्यों है? अगर जनता द्वारा ही चुनी गई सरकार है, जनता के वोट से, और जनता के विरुद्ध काम कर रही है, तो वो लोकतांत्रिक कैसे हो सकती है? इसका मतलब पहली बात तो यह है कि क्या वास्तविक लोकतंत्र चल रहा है देश में? लोकतंत्र माने होता है जनता का तंत्र, प्रजा का तंत्र, पब्लिक का तंत्र। अब पब्लिक आंदोलन कर रही है, अपनी ही चुनी हुई सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रही है, तो पब्लिक भी कोई लोकतांत्रिक नहीं दिख रही है। क्योंकि अगर आपने चुन लिया है तो उनके विरुद्ध आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? तो दोनों बातें हैं इसमें। या तो आपने गलती किया या वो गलती कर रहे हैं, तो दोनों पहले बैठ के तय कर लें कि लोकतंत्र का उनका मतलब क्या है। न सरकार को लोकतंत्र का पता है, न जनता को लोकतंत्र का पता है, और दोनों अपनी अपनी पीड़ाओं और अपनी अपनी इच्छाओं को लेके जी रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो ये विचार का विषय है कि इसमें समस्या वास्तव में है कहां। जब आप इसको देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि लोकतंत्र के नाम पे वास्तव में चल राजतंत्र ही रहा है।
गद्दी हथियाने का जो कार्यक्रम है वो तलवार के बल पे होगा कि पैसे के बल पे होगा, लोगों को लालच देके होगा, कि किसी भी विधि से वहां पे राजगद्दी हथियाने का कार्यक्रम है। तो पहले लोग राजाओं का जब राजतंत्र था तो उसमें ज्यादातर सामने वालों को मार के और दूसरा कोई राजगद्दी पर बैठता था, उसे मार दिया या बंदी बना दिया, तहखाने में डाल दिया। कई तो अपने सगे बाप तक को बंदी गृह में डाल के और राजगद्दी पर बैठते रहे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे कंस का उल्लेख है, औरंगजेब का उल्लेख है कि इनके पिता ही शासक थे और ये उनके विरुद्ध जाके उनको बंदी बना के तहखाने में डाल देते हैं और खुद राजा बन जाते हैं। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? ये चक्कर क्या है? जब इस पर आप विचार करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ी है। तो गड़बड़ी कहां है? हमारी अपनी शासन व्यवस्था में, शासन प्रणाली में। तो वास्तविक बात यह है कि जब जनता और सरकार के बीच में कोई सामंजस्य न बन रहा हो तो इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार लोकतांत्रिक नहीं है। और अगर सरकार लोकतांत्रिक नहीं है तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र नहीं है। अब लोकतंत्र माने होता है जनता का शासन। न्याय धर्म सभा वास्तविक लोकतंत्र ला रही है। अब किसानों को उसमें कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? लोकतंत्र जब होता है तो लोक माने सार्वजनिक, सार्वजनिक माने पूरी जनता। तो सारी जनता मिलके और अपने नियम नीति निर्णय स्वतः पारित और खारिज कर सकती है। अभी लोकतंत्र चल रहा है लेकिन किसान कहते हैं कि हमारे विरुद्ध जो कृषि विधेयक लेके आए हो हम उससे सहमत नहीं हैं और फिर भी वो विधेयक लागू हुआ जा रहा है। जनता सहमत नहीं और विधेयक लागू हो रहा है। तो ये विचार का विषय है कि जब जनता सहमत ही नहीं है तो जब जनता का ही शासन है और जनता सहमत नहीं है तो शासन का जो विधेयक है वो कैसे जिंदा है? इसका मतलब लोकतंत्र वास्तव में नहीं है। तो जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं वास्तव में उनको लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन करना चाहिए था, विधेयक के विरोध के लिए नहीं, सरकार के विरोध के लिए नहीं। इससे वो लोग विरोध करके और खुद ही अपराधी सिद्ध होते हैं। उन पर पुलिस कार्रवाई होती है। वो धरना प्रदर्शन करते करते उसमें सैकड़ों लोग अब तक देखो मर भी चुके, कई किसान मर चुके। आंदोलन करने वाले मर रहे, खप रहे, परेशान हो रहे और हल कुछ नहीं है। अब अपना देखो, जितने आंदोलनकारी किसान हैं नुकसान किसका हो रहा है? वो अपना खेत कोई उजाड़ रहे हैं, कोई फसल ट्रैक्टर से जोत रहे हैं विरोध में, अपना खेती बाड़ी छोड़ के वहां सड़क पे पड़े हैं, जाके मैदानों में पड़े हैं। तो कितना इनके जीवन का नुकसान, इनके समय का नुकसान, इनके श्रम का नुकसान, इनके संसाधनों का नुकसान, और इस आंदोलन में भी फालतू खर्च हो रहे हैं। उनके काम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनकम बंद हो जा रही है, धीरे धीरे उनकी हालत और खराब हो जाएगी। तो आप इस पर विचार करके देखो, अगर जनता का शासन है तो जनता त्रस्त क्यों है? इससे तो यही सिद्ध हुआ कि जनता का शासन नहीं है। कुछ चालाक लोग इनको धोखा देके, झूठ बोल के, झूठे झूठे वादे करके और सरकार में घुस जाते हैं और सरकार में घुस करके कैप्चर कर लेते हैं उसको,
कैप्चर करके अपनी मर्जी का नियम नीति निर्णय पारित करते हैं, अपनी मर्जी का विधान बनाते हैं, अपनी मर्जी का सब काम करते हैं और जनता के विरुद्ध बनाते हैं। जन सहमति से चलने वाला शासन ही जनतंत्र हो सकता है, प्रजातंत्र हो सकता है, गणतंत्र हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है। और जब ये जनगण और प्रजा और पब्लिक नाम से जाने जाने वाले लोग जब शासन में कोई अपना दखल ही नहीं दे पाते, तो इनका शासन कैसे सिद्ध हुआ? विचारणीय विषय। लोक मत के द्वारा चलने वाला शासन। शासन के दो अंग हैं, ये आपको बताया ही नहीं गया अब तक। शासन के दो हिस्से होते हैं, एक शासन सत्ता और दूसरी शासन व्यवस्था। सरकार के तीन अंग आप जानते होते हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। अब इन तीनों के दो दो हिस्से होते हैं, शासन की सत्ता और शासन की व्यवस्था। तो ये हो गए 6 पार्ट, 3 दूनी 6। और 6 में दो दो क्रियाएं होती हैं लोकतांत्रिक, एक उनकी नियुक्ति का और एक निरस्ती का। मतलब एक उनको पारित करने का, दूसरा उनको खारिज करने का। तो सत्ता की नियुक्ति निरस्ती और व्यवस्था की नियुक्ति निरस्ती। सत्ता में 3 चीजें हो गई, विधायक, मंत्री, न्यायाधीश। और व्यवस्था में भी 3 चीजें हो गई, नियम, नीति, निर्णय। विधायकों का काम है नियम बनाना, विधान बनाना, कानून बनाना। मंत्री का काम है नीति बनाना, परामर्श देना, मंत्रणाएं तय करना। न्यायाधीश का काम है निर्णय देना, न्याय करना, फैसले देना। तो ये सत्ता और व्यवस्था, वो जो सत्ता है वो लोकतांत्रिक होगी, तो उसमें नियुक्ति निरस्ती विधायक, मंत्री और न्यायाधीश की जनता के मत द्वारा होना चाहिए। अभी तक इनमें से आप आश्चर्य करेंगे कि टोटल 12 मताधिकार बैठते हैं इन 6 पार्ट के, 3 सत्ता के, 3 व्यवस्था के। इनके दो दो कार्य होते हैं, इन्हें पारित करना, इन्हें खारिज करना। तो 6 दूनी 12, तो कुल जो है 12 मताधिकार बैठते हैं। अब 12 में से आपको केवल 1 मताधिकार प्राप्त है, केवल विधायिका चुनने का। 11 मताधिकार आपको अभी तक नहीं दिए गए, फिर भी कहते हैं लोकतंत्र है। जब आपको मताधिकार ही शासन में नहीं दिया गया है, तो आप कैसे मान गए कि लोकतंत्र आ गया? इसका मतलब ऐसा हुआ जैसे कि आपको कोई भोजन पे आमंत्रित करे। अब भोजन पे आमंत्रित करके और आपको चम्मच और कटोरी दे दे और कहे कि आप भोजन कीजिए, और कटोरी खाली है, चम्मच रखा है। आप कहते हैं कि आप भैया भोजन पे आमंत्रित किए हो, तो भोजन दोगे तब ना करेंगे। तो कहते हैं अरे आपको दे तो रखा है, चम्मच दे रखा है, आप चम्मच से कटोरी को बजाते बैठे रहिए। तो अभी वो आपको चम्मच कटोरी उन्होंने पकड़ा दी है, उसमें कोई राशन पानी नहीं दिया जा रहा है, और आपसे आग्रह किया जा रहा है कि आप भोजन ग्रहण कीजिए। आप भी खुश हैं कि हाँ कटोरी चम्मच तो प्राप्त थी, लेकिन आपका पेट खाली रहेगा, भूख आपको सताती रहेगी। क्यों? उन्होंने बड़ी चालाकी से, और ज्यादा बोलोगे तो आपको क्या करेंगे, रोटी का फोटो दे देंगे कि फोटो कॉपी ले लो, अच्छा रोटी, चावल की फोटो कॉपी ले लो, आइसक्रीम की फोटो कॉपी ले लो। सबको फोटो कॉपी करके दे दिया और बोले कि ये तो अभी लोकतंत्र की फोटो कॉपी आपको दी गई। ओरिजिनल लोकतंत्र उनके पास है, तंत्र उन्हीं के पास है। लोकतंत्र का
नाम दिया गया है, मतलब उसका इल्यूजन पैदा किया गया है। रोटी का फोटो दिखाया गया, सब्जी का फोटो दिखाया गया, तो जनता की भूख प्यास कैसे शांत होगी? तो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, अरे मांगते रहो। तुम मांग क्यों रहे हो? जब तुम्हारा शासन है तो तुम मांग किससे रहे हो? तो इतने दिनों से ये धरना प्रदर्शन करने वाले किसानों को कम से कम इतनी तो समझ अब इस घटना के बाद आ ही जानी चाहिए कि क्या जिंदगी भर धरना प्रदर्शन ही करते रहोगे? तुम सालों इसी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे, और तुम मर क्यों रहे हो? कई किसान, कई लोग तो धरना प्रदर्शन करते करते कितने लोग मर गए। सभी आंदोलनों में बहुत सारे लोग मर चुके हैं। तो आंदोलन क्यों? आंदोलन की जरूरत क्यों है? अगर आप ही का तंत्र है, जनतंत्र है, जनता का तंत्र है, तो जनता किसके विरुद्ध आंदोलन कर रही है? जब ये बात ही पूछेगी कि जब जनतंत्र है, जनता का तंत्र है, तो जनता आंदोलन क्यों करे? जनता जो कहे सो वहां होना चाहिए, तभी ना इनका शासन कहलाएगा। अब आप देखिए, अब ये कहते हैं और वहां होता कुछ नहीं, और इनको मुगालते में बता दिया गया कि तुम्हारा ही शासन है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र माने शासन, प्रजा का शासन है, जनता का शासन है, पब्लिक का शासन है। तो पब्लिक रूल है नहीं, फिर भी आप इस मुगालते में बैठे, और वहां पे जब तक आप इस मूर्खता को करते रहोगे, आप अपनी मांगे क्यों उनसे मनवा रहे हो? आप तो उसको अपना विधेयक पारित करके उनको दो, तो कह दो इसे इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट ना करें तो उनके खिलाफ केस करो। ये तो लोकतंत्र में लोग की बात ही नहीं मान रहे। लोकतंत्र में लोगों की बात ही नहीं मानोगे तो लोकतंत्र होगा कैसे? नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब वो बदमाश लोग हैं, उनको फिर बाहर किया जाए। वो चाहिए कि भैया आप उससे कहिए कि जो वहां विधेयक उन्होंने रखा है, तो धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इनको ये कहना चाहिए था कि आप इस पे लोक सहमति लीजिए, जन सहमति लीजिए इस विधेयक पर, और अगर जन सहमति उसके पक्ष में आती है तब तो कानून लागू होगा, और जनता अगर उसके विरुद्ध वोट करती है तो फिर उस विधेयक को लागू करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मांग उनको करनी चाहिए थे, ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो ध्यान रखें कि इसमें वो किसान भी संदिग्ध हो सकते हैं, कहीं वो भी तो नहीं लोकतंत्र से डर रहे हैं, इसलिए धरना प्रदर्शन से काम चला रहे हैं। देख लें, तो ये किसान भी संदिग्ध हो सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 5% वाले ही केवल कर रहे हो, किसान ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जो किसानी की आड़ में अपनी जमींदारी से किए बैठे हों, और उन जमींदारों की जमीन को वहां जो कमर्शियल फील्ड का आदमी है वो कह रहा हो कि इनका एग्रीमेंट हमसे करवा दो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दो गुंडों के बीच की टकराहट है और इसको जनता का नाम दिया जा रहा है, जन आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। अब अगर किसान आंदोलन है तो किसानों का आप वोटिंग करवाने की बात करिए, आप विधेयक वापस लेने के आंदोलन कैसे कर रहे हैं? ये तो इनका आंदोलन भी अलोकतांत्रिक है। किसानों का ये आंदोलन भी तो लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा। ये कहां मांग कर रहे हैं कि इसका लोकमत कराया जाए? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर भी कुछ खतरनाक लोग उस धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हों? जितने खतरनाक लोग, जिन लोगों ने विधेयक बनाया है, तो ये दो किसानों के कुछ गुंडे और कुछ सेठों के गुंडे, माने एग्रीकल्चरल फील्ड के दादा और कमर्शियल फील्ड के दो दादाओं के बीच में तो ये जंग नहीं चल रही है। विचार का विषय, दो अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं के बीच में तो नहीं चल रहा है। ये सब
बातें विचार का विषय हैं। अगर ये लोकतंत्र पे साइलेंट हैं तो किसान के रूप में कहीं कोई बहुरूपीय तो नहीं घुसे हुए। ये विचार का विषय, क्योंकि ये भी लोकतंत्र की मांग नहीं कर रहे, लोकमत कराने की मांग नहीं कर रहे। लोकमत परीक्षण की बात करो। सभी किसानों को चाहिए कि वो लोकमत परीक्षण की बात करवाएं, और अगर वोटिंग उसके पक्ष में जाती है विधेयक के, तभी वो लागू हो, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी और वास्तविक लोकतंत्र होगा। तो कहीं लोकतंत्र के नाम पे जो जन आंदोलन चलाते हैं वो भी तो कहीं लफड़े में नहीं, क्योंकि ध्यान रखो वो भी जनता पार्टी ही बन के गए हैं, आम जनता के नाम से गए हैं, जनता के विरुद्ध हैं। उसी तरह ये जन आंदोलन चला रहे हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के विरुद्ध चला रहे हैं। तो दोनों ही संदेह के घेरे में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो वर्गों के 5% जो लोग हैं अपने अपने वर्ग के रक्त चूसक, उधर वाले भी इधर वाले भी, तो कहीं इन दोनों के बीच की ही तो दादागिरी नहीं ही चल रही। इसीलिए वो दोनों लोकतंत्र की बात नहीं करेंगे, वो जनमत संग्रह की बात नहीं करेंगे उस पर। दोनों डरे हुए रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर ये सब लोग लोकतांत्रिक हैं तो इनको सीधे सीधे किसानों को बात करनी चाहिए कि इसका वोटिंग कराओ, और वोटिंग अगर इसके अगेंस्ट जाती है तो इस विधेयक को वापस करो। अगर उसके पक्ष में है तो फिर उसको लागू करें। और वो जो भी ऐसे विधेयक लाए गए हैं, उम्मीद यही है कि वो आम किसानों के विरुद्ध ही हो। इसकी संभावना अधिक है, क्योंकि वो लोग आम किसानों के हित का कभी विधेयक ला ही नहीं सकते। इस दुनिया की कोई भी आज की जो राजनीतिक दल है, पार्टी है, वो कभी कोई जनहित का काम कर ही नहीं सकती। और जनहित का काम जब उसे करना ही नहीं है तो विधेयक कैसे जनहित का उसने बनाया होगा, ये तो पक्का ही है। क्यों? और इसको साबित करना है तो वोटिंग कराओ। सरदार भगत सिंह को फांसी देना है, मान लो आप सरकार हैं, आप सरदार भगत सिंह को फांसी देना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है, आपकी नीति है, आपकी पॉलिसी है, आपने निर्णय दिया है, कोर्ट में आपके फैसले हुए हैं, आप फांसी देना चाहते हैं उनको। और अगर देश लोकतांत्रिक हो, आप लोकहित के लिए सरकार बने बैठे हैं, मान लीजिए, तो लोकहित के लिए बैठे हैं तो लोग से पूछ तो लो कि सरदार भगत सिंह को फांसी देंगे तो तुम्हारे हित में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये लोग कैसे लोकहितकारी सरकार थी। अब चाहे वो सरकार अंग्रेज की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कोई भी लोकहितकारी अपने आप को प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं है। ये लोक विरोधी, जन विरोधी, एक नहीं सारी पार्टियां, और वो सभी पार्टियां अलोकतांत्रिक हैं जो भी लोकमत के द्वारा शासन करने के लिए सहमत नहीं है। शासन में शासन की सत्ता और शासन की व्यवस्था, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका के पदाधिकारी और उनके द्वारा बनाए जाने वाले नियम नीति निर्णय, ये जब तक सत्ता और व्यवस्था के दोनों ये पक्ष जनमत के द्वारा संचालित नहीं होते, तब तक देश में जनतंत्र प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो जनता के हाथ में यदि नियम नीति निर्णय हो तो ना तो कोई धरना होगा, ना कोई प्रदर्शन होगा, ना कोई आंदोलन होगा, ना इसकी जरूरत पड़ेगी। धरना प्रदर्शन तब तक तुम करते रहोगे जब तक तुम्हारा शासन नहीं है, और जब तुम्ही ने पारित किया तो अपने विरुद्ध धरना देने जाओगे क्या? ये आपका फैसला बहुमत से अगर होता है तो बहुमत जब उसके पक्ष में है, और बहुमत जितना तगड़ा होगा उतना वो बात सत्य के निकट होती है। सर्वत्वम इति सत्यम, जो बात जितनी सार्वजनिक होगी, जितने ज्यादा लोग उससे सहमत होंगे,
उतने लोगों का हित कहीं ना कहीं सद रहा होगा, इसीलिए लोग सहमत हो, नहीं तो नहीं हो सकते। तो अधिकतम हित सहम सिद्ध हो सके, यही न्यायोचित बात होगी। न्यूनतम का हित सदना घोर अन्याय और अधिकतम का हित सदना न्याय के निकट। तो अन्याय से न्याय की ओर अधिकतम लोगों का हित अगर सदेगा तो देश की अधिकांश संपदा अभी चंद लोगों के हाथ में कैसे केंद्रित है? ये किस बात का लक्षण है? पूरी दुनिया की संपत्ति 1 से 5% आदमी के हाथ में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सेंट्रलाइज होती जा रही है। तो किसका हित सद रहा है? अधिकतम का कि न्यूनतम का? तो लोकतंत्र है या लोकतंत्र के विरुद्ध शासन चल रहा है? लोकतंत्र होगा तो अधिकतम का हित सधेगा, जो गांधी जी कहते थे। गांधी जी की कुंजी जो पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है बच्चों को, ये प्राइमरी के बाद शायद उसमें कुंजी लिखी रहती थी पाठ्य पुस्तक में, उसमें लिखा रहता था कि तुम कोई भी नियम नीति निर्णय जो कर रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो ये देखो कि जो समाज का जो अंतिम आदमी है उसका हित इसमें सिद्ध हो रहा है नहीं। अगर सिद्ध हो रहा है तो आपका निर्णय सही हो, और अगर उसका हित अन्य लोगों के समान नहीं सिद्ध हो रहा है तो आपका ये निर्णय गलत होगा, न्यायोचित नहीं, क्योंकि सर्वात्मकता सिद्ध नहीं कर पा रहे। जिस किसी का भी हित ना सिद्ध होता हो उससे आप लीजिए कि वो क्या, उसको कहां हानि है उससे पूछिए, और जहां उसकी हानि हो रही है उसको दूर करिए। तो बहुमत से लेने के बाद भी जो लोग सहमत नहीं हो उनका भी उसमें राय लिया जाना चाहिए बाद में कि ठीक है, आप क्या इसमें सुधार चाहते हैं, आप भी बताइए। जिनने पारित कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन जो असहमत है, जिनने वोटिंग पक्ष में आके, उनका भी पूछा जाए कि आपको इसमें तकलीफ क्या है, और तकलीफ जो है उसको लिख के बताइए, और उनकी भी तकलीफ दूर करने का उसमें प्रयास होना चाहिए। यदि उनका कोई अहित सिद्ध होता है तो जिस किसी विधेयक से किसी का अहित होता हो, हानि होता हो, उससे उसका सुझाव दिया जाना चाहिए, उसकी शिकायत नोट की जानी चाहिए थी और उसे दूर करने का प्रयास होना चाहिए था। ये लोकतंत्र है। तो अगर लोकतंत्र लाना है तो बहुमत से बहुमत, अत्यंतिम बहुमत, बल्कि इसे पूर्ण बहुमत की ओर ले जाओ। 95% से भी अधिक बहुमत तक भी आप इसको इंप्रूव करते रहो, और कम बहुमत से पारित होने वाली चीजों को सुझाव, सलाह, मशवरा लेते रहो। उस पर उठाई जाने वाली आपत्तियों का निवारण करना अपना कर्तव्य समझो। लोकतांत्रिक जब व्यवस्था लाओगे तो ये 53 नंबर प्रस्ताव है न्याय सभा का, 53 नंबर प्रपोजल है। इसमें न्यायशील महालोकतंत्र की स्थापना का एक प्रस्ताव है। इसको स्थापित करते ही किसी भी किसान को, किसी भी व्यापारी को, किसी भी सामान्य कर्मचारी को, कहीं किसी श्रमिक को, किसी भी हिंदू को या किसी भी मुस्लिम को, किसी सिख को, किसी ईसाई को कभी कहीं भी कोई आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? उनकी मर्जी के बिना कोई भी नियम नीति निर्णय पारित होगा ही नहीं। अब पारित भी हो जाए तो उसे पुनः आपत्ति दर्ज करा के उसे वोटिंग करा के खारिज कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है खारिज करके फिर उसमें सुधार करो प्रॉपर, फिर उसके बाद उसको पारित करके लागू करो। जब तक सार्वजनिक हित पूरे सिद्ध नहीं हो जाते तब तक आपका कोई भी विधेयक सही सिद्ध नहीं हो सकता। तो ये बात विचारणीय है कि हम लोग कहीं लोकतंत्र के नाम से कोई गुंडा तंत्र ही तो नहीं चला रहे, कोई धोखाधड़ी का तंत्र तो नहीं चला रहे। उसमें लोकतंत्र माने सार्वजनिक तंत्र, तो सार्वजनिक सहमति से चलने वाला तंत्र यानी शासन। तो ये जो शासन है, ये जो तंत्र है, ये सार्वजनिक सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो संदिग्ध है।
अगर ये सार्वजनिक हो तो किसी विधेयक को लेके कोई झगड़ा होगा ही नहीं, किसी बात का कोई विरोध होगा ही नहीं। आप जब सारे लोग मिलके कोई नियम पारित करोगे तो उसका विरोध करने क्यों जाओगे? अब विरोध करने की जरूरत कहां है? आप उसमें कोई सुधार चाहते हैं तो उसमें आप अपना सुधार भेजिए, और उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, सुधार उसमें शामिल कराना चाहते हैं तो अपने दिए गए सुधार का वोटिंग करवा लीजिए। अगर सही है तो उसमें शामिल हो जाएगा। तो धरना प्रदर्शन की इसमें कहां जरूरत? अगर लोकतंत्र हो तो एक भी धरना नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं कभी। जिस दिन भी लोकतंत्र आ जाएगा, वास्तविक द रियल डेमोक्रेसी जिस भी दिन आएगी किसी भी कंट्री में, किसी भी राष्ट्र में, वहां पर कोई भी जन आंदोलन अपने आप रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई हड़ताल नहीं होगी, कोई धरना नहीं होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। क्यों? जन सहमति से चलने पर जन आंदोलन क्यों होगा? ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये कहीं दोनों पक्ष संदेह के घेरे में तो नहीं है। तो किसानों से अगर वो लोग सच में ईमानदार हैं, गुंडागर्दी और बदमाशी वाले ना हो, सच के ही अगर वो आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं और वास्तविक किसान हैं, अगर वो 5% ही नहीं है, तो आप ये समझिए कि उनको फिर हमारी बात ये समझ में आनी चाहिए कि वो लोग उस पे लोकमत परीक्षण की बात करें विधेयक पर, वापस लेने की नहीं। अगर आप वापस लेने की बात करते हैं तो आप अलोकतांत्रिक। आपको शंका है कि ये लोग जनमत जो है फर्जी लेके वहां बैठ गए हैं, धोखा दे के बैठ गए हैं, झूठ बोल के कि सस्ता पेट्रोल देंगे, सस्ता तुमको गैस देंगे, सस्ता राशन देंगे, काला धन लाएंगे और उसमें से सबको पैसा बांट के देंगे, देश को अमीर बना देंगे और देश बिकने नहीं देंगे और सारा देश बेच देंगे। ये सब जो करके आए हो झूठ बोल के, और चुनाव जीत लिए, जनता जो है वो तुम्हारे लपड़े में फंस गई और तुम थे बाचार। अब बकबक करके चले आए और जनता सोची कि तुम सही बोल रहे। जनता ने सोचा कि अब भूली भाली जनता, उसको इतना तिकड़म कहां पता था कि 30 रुपए वाला पेट्रोल, बोले 30 में चाहिए पेट्रोल, 60 वाला कि 90 में चाहिए तुमको? तो बोले 30 में ही चाहिए। तो बोले चाय वाले को वोट दो, वो तुमको 30 में देगा। गैस 300 में चाहिए, 600 वाले की 900 में चाहिए? बोले हाँ नहीं, तुम भाजपा को, मोदी जी को, मोदी, अब की बार मोदी सरकार। अब जब सब लोग वोट देके जितवाए उनको, तो विरोध क्यों कर रहे हो भाई? अब उनका विरोध की क्या जरूरत है? अरे अब जीत गए, लोकतांत्रिक आधार पर गए, क्या आपको डाउट है कि लोकतंत्र से नहीं गए हैं, झूठ बोल के गए हैं? तो उनकी वापसी की बात करो ना, उनसे कहो कि पहले अपना तो आप लोग जो बोले थे वो ऐसा कर ही नहीं रहे हो, काला धन लाए नहीं, डीजल रेट जब कर नहीं सकते थे, जिन कंपनियों से चंदा लेके तुम चुनाव लड़ोगे, उन कंपनियों का रेट कम करवा दोगे चुनाव जीतने के बाद? ऐसा संभव है? ये पैसा कहां से आया इन सब पार्टियों के पास? थोड़ा पूछो। ये जो हजारों करोड़ का अभी भी फंड रखे बैठे हैं, तो ये चाय बेच के आया है पैसा? कहां से आएगा ये पैसा? तो जिन सेठों का लिए हैं, उन सेठों की तरफ से विधेयक ना बनाएंगे कि किसान लोग वो अपनी जमीन जमा करो उनके पास और अपनी जमीन पर नौकरी करो। किसान ऐसे फ्री में थोड़ी ना आंदोलन कर रहे हैं, उनको पता चल गया है कि तो लफड़ा है विधेयक में। एक आदमी कह रहा था, तर्क दिया, कोई कट्टर भक्त था उनका, भक्त क्या, वो तो 54-58 में दे देते होंगे तो अपना भक्ति हो गया, और काहे की भक्ति? हाँ, आजकल कोई भक्त है किसी का? वो तो जिसको भी आइसक्रीम चटवाओगे वही तुम्हारी भक्ति के गीत गाएगा। कोई ओरिजिनल तो भक्त है नहीं।
तो वो आया और कहता है कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सबको एग्रीमेंट करना है तो जमीन चली जाएगी कैसे? उसने कहा है उस विधेयक में कि सबको एग्रीमेंट करना अनिवार्य है। तो हमने कहा भैया एग्रीमेंट करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बुद्धि खोलो थोड़ी सी। हमने उनको समझाया कि देखो, अगर मान लो ये जो विधेयक आ रहा है, इससे अगर 10% लोग भी एग्रीमेंट कर लिए, कुछ तो करेंगे कि नहीं? बोला अनिवार्य नहीं तो कुछ तो करेंगे। 10% लोगों ने भी एग्रीमेंट कर लिया तो 10% लैंड उनके पास चली गई। तो अब क्या होगा? अब एक मोनोपोली वाला वहां पे खड़ा होगा, बड़ी सी लैंड, अब करोड़ों एकड़ लैंड होगी फिर उसके अपनी मोनोपोलिज्म। अब वो जो फसल उसको उगाना है वो उगाएगा। आजू बाजू में जो एक एक बीघा 2-2 बीघा वाले तुम किसान बने बैठे हो, 2-2 5-5 एकड़ वाले, वो उन करोड़ों एकड़ को मैकेनिज्म पूरा खड़ा करके हैवी पूंजी से उनकी जो प्रोडक्शन कास्ट होगी, तुम्हारी जिस चीज की लागत होगी 10 रुपए केजी, तो उसमें उनकी लागत होगी 5 रुपए की। आप अगर 10 में भी बेचेंगे तो भी दिक्कत में रहेंगे, वो अगर 6 में भी बेचेगा तब भी 1 रुपए फायदा, वो भी करोड़ों केजी उसके पास होगा। वो एक बार में करोड़ों रुपए 1 रुपए वाले बढ़ाने से आ जाएंगे, और आपने अगर 6 में बेचे तो आपका घर बार सब बिक जाएगा। अगले साल आप जाके बुद्धम शरणम मन सेठम शरणम गच्छन्, उस एग्रीमेंट कराने वाले के पास तुम अपनी एग्रीमेंट कागज साइन करके पहले से लेके पहुंच जाओगे, सर कर ही लीजिए। वो सब चालाक है, विधेयक ऐसी थोड़ी बनाते हैं। उसका पूरा प्रभावशीलता क्या होती है? एक आदमी बोला कि भैया हम अपने घर में नगाड़ा बजा रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है? तुम चले आए यार, तुम अपने घर में जाओ, तुम अपना बजाओ। अरे वो कहता हम भैया पढ़ रहे हैं, हमको जो है उसका एग्जाम देना है, हमारा 12वीं का एग्जाम है, और तुम कह रहे हो तुम नगाड़ा बजाओ घर में। तो वो कहता भी ये तो राष्ट्रीय संविधान स्वतंत्रता देता है, आप अपना नगाड़ा बजा सकते हैं, निजी मामलों की स्वतंत्रता है। अब वो कहता है लेकिन हम तो कल फेल हो जाएंगे, तो हमको पढ़ने दोगे नहीं? नहीं, नगाड़ा हम अपने घर बजा रहे हैं, आप अपने घर में पढ़िए। अरे भैया, नगाड़ा का अगर प्रभावशीलता इतनी हो कि आगे जो है 1 किलोमीटर तक वो बज रहा हो, सुनाई दे रहा हो, तो उसके प्रभाव को तो देखिए। अगर आपका विधेयक बाद में हर किसान को विवश कर देता हो कि एग्रीमेंट के बिना वो सर्वाइव भी नहीं करेगा, सुसाइड करेगा, तो एग्रीमेंट उसे करना पड़ेगा जाके। संविधान नहीं बोलेगा कि करो, इसको करना पड़ेगा। तो ये उसमें एक अप्रत्यक्ष प्रभाव है एक्चुअली। वो कुछ पढ़े लिखे लोग उसको समझ गए कि यार ये तो इसमें लफड़ा हो जाएगा, हम तो मजबूर हो जाएंगे वहां जमीन अपनी लेके उसको देने के लिए। वो भले वो कहेगी नहीं नहीं, वो कहो एग्रीमेंट भी ना करोगे, मना करेगी ना, नहीं हम एग्रीमेंट नहीं, तुम तो जाओ अपना काम करो। अब ये है कि तुमको हैंड टू माउथ बना देगा, अब भिखारी बना के छोड़ देगा तुमको। अगर किसी फील्ड में मोनोपोली क्रिएट कर दोगे तो आजू बाजू जो छोटे भैये दुकानदार हैं, जब भी बाजार खुला तो छोटे मोटे दुकानदार जूता डंडा लाठी लेके पहुंच गए वहां। काहे? कहीं नहीं, बंद करो, तुमको यार और कोई काम नहीं था, तुम किराना भी बेचने लगे अंबानी। अब कितने लोग जब रिलायंस का खुला था तो उस समय याद करो, उसके विरुद्ध जनता टूट पड़ी थी। अब काहे भगाया उसको, बंद करा? अरे वो सब्जी भी बेच रहा। बोले भैया तुम सब्जी ट्रक से उठा लाओगे गांव से सीधा, तुम्हारा जहां हमारा यहाँ भाड़ा किराया लगते हुए इधर तुम बड़ा पान उगवा दोगे और सब्जी सस्ती, तुम वहां 15 रुपए केजी सब्जी बेचोगे, हम 25 में ही बेचेंगे तो हमको माइनस जाएगा, क्योंकि हमारी लागतें 30 पड़ रही है, और तुम 15 में बेचोगे, तुम्हारी लागत 10 रुपए 5 रुपए पर केजी, तुमको फायदा होगा, और हम हो जाएंगे बर्बाद।
अब तुम्हारे रेट पर हम नहीं बेचेंगे तो हमको लोग पागल समझेंगे, कहेंगे ठग्गू हैं। तो वो लोग दौड़े डंडा लेके बोले अरे ये बदमाश लोग कहां कूद गए बीच में, तो उनको बंद करना पड़ा। अगर मोनोपोली क्रिएट होती है, और ये मोनोपोली तब तक क्रिएट होती रहेगी जब तक तुम 53 नंबर प्रस्ताव लागू नहीं कर लोगे। तो भैया किसानों जो वहां पे धरने बैठे हो, समझ लो, लोकतंत्र ले आओ, तुम विधेयक खुद पारित खारिज करना सीखो। धरना देके किसी मालिक, उसको पहले मालिक अपना तुम बन गए गुलाम। गुलाम की कोई सुनता है? अरे मालिक तुम बनो। लोकतंत्र, अपना लोगों का शासन खुद अपने मुट्ठी में रखो, अपने हाथ में रखो, अपने विधेयक खुद पारित करो, अपने विधेयक खुद खारिज करो। जाने कितने पुराने विधेयक पड़े हुए हैं जो अंग्रेजों ने बनाए आपको गुलाम बनाने के लिए, और वो सब लागू है, और आप उसे खारिज नहीं कर पा रहे हैं, और लोगों को बता दिया गया कि ये तुम्हारा शासन है, शासन तुम्हारा है, तुम अपना न कानून हटा पा रहे हो, न कोई बना पा रहे हो, न लागू कर रहे हो। अब सोचिए, लोकतंत्र है ही नहीं। जब तक लोकतंत्र नहीं लाओगे तब तक ये मोनोपोली, सेठगिरी, जमींदारी प्रथा नहीं जाने की, तब तक ठेकेदारी प्रथा नहीं जाने की, तब तक तुम्हारी नौकरी दास प्रथा नहीं जाने की। ये नौकरी प्रथा नौकरी.com हटने का नहीं। कोई भी वो पूंजी अपने पास कलेक्ट कर लेगा, और जिस माध्यम से पूंजी का वितरण होता है उसे कहते हैं रेपो रेट, आरबीआई। आरबीआई का जो रेपो रेट है वो पूंजी नियामक सत्ता है। जितनी मात्रा में वहां पे रेपो रेट ऊंचा कर दिया जाता है उतनी पूंजी आम जनता की गायब हो जाती है, और सेठों की पूंजी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। 5% वर्सेस 95%, फिर 1% वर्सेस 99% हो जाता है। तो वहां पर अब अगर तुम ईमानदार हो, जो भी सरकार अपने को ईमानदार समझती हो, अगर वो ईमानदार है तो रेपो रेट शून्य करके बताए। रेपो रेट लगाने का दूसरा कोई कारण नहीं, एकमात्र कारण है जनता की सारी संपत्ति, समस्त रोजगारों को 100% समाप्त करना और इनको सबको नौकर बनाना। अगर तुम जनहित वाले हो, जरा भी लोकतांत्रिक पार्टी हो, तो जिस भी पार्टी का शासन है वो पार्टी तत्काल प्रभाव से, अगर वो ईमानदार है तो वो रेपो रेट को शून्य करके दिखाए। आप टैक्स लेते हैं राजकोष भरने के लिए, तो ये रेपो रेट क्या है? आप अपना बर्फ का गोला लेके गए, सूरज के सामने से गुजरे और वो पिघल गया, तो पानी किसका है बताएं? बर्फ का गोला जो लेके गया है, पानी उसका है या नहीं? और अगर पानी उसी का है तो ब्याज दूसरा कोई कैसे ले रहा है? सोच के देखो। कितना बड़ा तुम्हारे साथ तिकड़म हो रहा है और तुमको पता नहीं। तुम्हारी पूंजी को, तुम्हारी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करने के ये सारे सूत्र हैं, और जो बहुत चालाक लोगों द्वारा विकसित किए गए हैं, और उसको आम जनता इतना बड़ा तिकड़म कभी समझ नहीं सकती कि उसके साथ क्या हो रहा है। और हमारे साथ इस दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री बैठ के बात करने की स्थिति में नहीं है, जब जानता है और लाइव पे बात तो करेगा। ये सब इस बेईमानी में सहभागी हैं। अब आप बताइए, जब आपका लोकतंत्र नहीं है तभी तो ये लोक विरोधी नीतियां लागू हैं। ये आर्थिक नीति का विषय है, और नीति भी गलत लागू है, और जनता अपने विरुद्ध अपना बर्फ का गोला ले जाके और आपको ब्याज देगी और इसको कहेगी इसको लागू कर दो हमारे ऊपर। कोई भी जनता 1000 रुपए
का हेलमेट का जुर्माना का नीति अपने ऊपर लागू कर लेगी? आप बताओ हमको ईमानदारी से। जनता के लोग क्या अपने विरुद्ध, क्या हमारे विरुद्ध हम जरा सा चूक जाए, हेलमेट नीचे गिर जाए तो हमारा 10,000 रुपये ठोक दिया जाए हमारे सर पे और हमको जेल में डाल दिया जाए या उल्टा लटका दिया जाए, फांसी पर टांग दिया जाए, 6 महीने की कैद व मशक्कत कर दिया जाए क्योंकि हेलमेट सरक गया हमारा। मास्क नीचे उतर गया है बोले इन पर 1,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया जाए, और ठोक रहा है, लोग आराम से चल रहे हैं। ये कौन जनता ऐसी होगी जो अपने विरुद्ध मास्क का जुर्माना ठोकने का कानून पारित करेगी, नीति पारित करेगी? क्या ऐसा संभव है? वोटिंग करा के देख लो जिसको लग रहा है कि संभव है। जन विरोधी कोई भी नीति तभी लागू हो पाएगी जब लोकतंत्र समाप्त हो जाए, जन सहमति समाप्त हो जाए, जनमत समाप्त कर दिया जाए। जन सहमति नहीं ली जा रही किसी विधेयक में। आप देख लीजिए, आज तक भारत के कानून में, आज तक भारत के संविधान पर जनमत नहीं कराया गया, जनमत परीक्षण अभी तक नहीं हुआ, जबरन बना के किसी ने इसे थोप दिया है। और जहां कहीं लिखा हो तो हमको कोई दिखाए कि भारतीय संविधान को लागू करने के लिए कहीं भी जब लोकतांत्रिक संविधान था तो लोकमत परीक्षण क्यों नहीं हुआ? लोकतंत्र क्योंकि उनको मालूम था कि ये लोक विरोधी है, इसीलिए इसको अगर हम करेंगे तो ये कहीं खारिज ना हो जाए। उसमें शिक्षा तक का आपको पाने का अधिकार नहीं, राजकोष से आपको न शिक्षा पाने का अधिकार लिखा है, न रोजगार पाने का अधिकार लिखा है, न सुविधाएं, आवासीय सुविधाएं पाने का अधिकार लिखा है, न संरक्षण पाने का अधिकार लिखा है। चारों जनाधिकार से आपको वंचित किया गया है। वो संविधान वाला कैसे टिक पाता अगर इस पे जनमत संग्रह कराया जाए? आप जनसहमति लेके दिखाइए हमको, संविधान को रखिए जो, अब बाबा साहब अम्बेडकर वाला रख दीजिए तो और मुश्किल जाएगा। जात बिरादरी की आप दिखाओगे कि ये हमारी जात का आदमी कोई बनाया है इसलिए इसको पारित करो, अगर उसका मसौदा बता के अगर वोटिंग कराओगे तो वोट ना मिलेगा। सोच लो, आज तक आप परेशान हैं, ना आपको शिक्षा मिल पाई। आजादी के 70 साल बाद भी 70% नागरिक अनपढ़ हैं, और जिन जातियों का उसमें हवाला देके कहा गया है कि तुम्हारा संविधान है, उन्हीं में वही लोग अनपढ़, अधिकांश संख्या उन्हीं की है जिनके लिए संविधान बनाया गया और कहा गया कि तुम्हारी जात बिरादरी का आदमी संविधान में उसका सिग्नेचर है उस पर, वही लोग तबाह हैं। अब कितनी सफाई से ये काम हुआ है, उन सबको उसमें अधिकार ही दर्ज नहीं किया। ना शिक्षा का अधिकार है, ना रोजगार पाने का अधिकार है, ना सुविधा पाने का अधिकार है, ना संरक्षण है। 50 लाख करोड़ रुपए सालाना इकट्ठे किए जाते हैं टैक्स के रूप में, और उसमें से ना किसी को शिक्षा दी जाती है, ना रोजगार दिया जाता है, ना सुविधा दी जाती है, ना संरक्षण दिया जाता है। तो ये पैसा जाता कहां है? 1 से 5% आदमी पूरा उड़ा जाता है, और हर जात में 1 से 5% आदमी किसी प्रवृत्ति का है, बदमाशी, दायित्व वृत्ति उसमें जाग जाती है, और वो दूसरों के सारे हिस्से को मार लेता है। जबकि राजकोष सार्वजनिक धन है, उसमें सबका एक एक पैसे का हिस्सा है समान, सभी नागरिक समान है। संविधान के शुरू में लिखा कि आर्थिक न्याय होना चाहिए, उद्देशिका में लिखा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इसका उद्देश्य। और आज तक आर्थिक न्याय माने सब आर्थिक रूप से, तो राजकोष ही पहले, उसी में आर्थिक न्याय करो। राजकोष सार्वजनिक धन है, और उसमें से चंद लोग सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, मौज मस्ती, सैर सपाटा सब कर रहे हैं। और बच्चों को ना शिक्षा, सारे बच्चे शिक्षा से वंचित, सारे युवा रोजगार से वंचित, निरंतर आत्महत्याएं हो रही। किसानों के पास भूमिहीन है किसान अपने लिए 5 एकड़ जमीन नहीं मांग रहा, वहां पर धरने पर बैठे हैं,
भूमिहीन किसान को 5 एकड़ जमीन का पहले सीमा मांगनी चाहिए कि भैया पहले भूमि तो दो तब ना किसान कहलाएंगे, तुम तो फर्जी किसान। बिना जमीन का कोई किसान होता है? पहले 5 एकड़ उसको जमीन तो दी जाए। अन्ना जी जब बैठे थे धरने पर तो उनको हमने भेजा था, किसानों को लेके एक बार बीच में बैठे थे भ्रष्टाचार आंदोलन के बाद, तो उनको भेजा। वो लोग, हमारे लोगों ने उनके मंच से बोला भी ये सब बातें, वो उसके बाद वो आंदोलन ही खत्म हो। उसी आंदोलन में ये शीला जी आई हुई थी, तो वहीं ये संपर्क में तो एनडीएस ज्वाइन किया उनका, अन्ना जी वाले उसी में गई थी कैंपेन। तो अब देखिए ये हो क्या रहा है, भोले भाले किसानों को गाड़ियों में ट्रकों में भर के, भोले भाले गरीबों, भोले भाले पिछड़ा वर्ग सबको बटोर के और उनका मत ले लिया जाता है और उनके हितों को लूट लिया जाता है। ये कौन सा संविधान है, कौन सा राष्ट्र है, कौन सी लोकतांत्रिक तुम्हारी शासन प्रणाली है भाई, सोच के देखो। तो इसलिए शुद्ध जनता के शासन की प्रणाली लागू करने की जरूरत है। हम लोग इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं और किसानों से कह रहे हैं कि ये विधेयक को लौटाने के लिए क्यों उनको आग्रह कर रहे हो। ये कहो कि इस पर लोकमत पर, जब लोकतंत्र है तो इस पर लोक सहमति तो लीजिए, लोकमत परीक्षण कराइए, और अगर लोकमत इसके पक्ष में रहेगा तब आप लागू करिए, लोकमत अगर इसके विरुद्ध है तो आप इसे लागू क्यों करेंगे। मोनोपोली के लिए कि 1% के हाथ में सारी जमीन चली जाए, 1% के हाथ में सारी दौलत चली जाए, 1% आदमी मालिक बन जाए, बाकी 99% गुलाम बन जाए, इस बात का कोई विधेयक लाओगे तो सार्वजनिक मत से पारित हो जाएगा, वो कभी संभव है ही नहीं। ये मोनोपोलिस्टिक है वो सारी चीजें। उसमें जो समर्थन मूल्य का लाए थे, हमने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा 5% आदमी समर्थन मूल्य का लाभ उठाता है, और जनता को, आम जनता को बताया जाता है कि हाँ किसानों के लिए समर्थन है ना, केवल 5% जो जमींदार वर्ग है वो इसका बेनिफिट लेता है। वो सारे जो भी नियम बनाए जाते हैं वो केवल ऊपर के 5% के बेनिफिट के लिए, जिनके पास ऑलरेडी पहले बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा दौलत है, उन्हीं को सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। और जो भुखमरे, बेरोजगार, गरीब, दरिद्र, परेशान और हजारों सालों से परेशान, उनके लिए उसमें कोई प्राविजन नहीं। समर्थन मूल्य वो भी एक फर्जी बाड़ा है, एग्रीमेंट लैंड का एक फर्जी बाड़ा है। भैया आप इस तरह से क्यों, अगर एग्रीमेंट कोई करता है कोई सेठ, तो सबसे पहले उस पर यह होगा कि वो त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था लागू है, उसमें होने वाले प्रॉफिट को 3 भागों में बांटा जाएगा, वो श्रमिकों के पास भी जाएगा। अब आप एग्रीमेंट करो, त्रिकोणीय अर्थव्यवस्था पर आधारित एग्रीमेंट कर ले किसान, और कभी घाटे में नहीं जाएंगे, कभी बर्बाद नहीं होंगे। तो ये किसानों को ये समझने की जरूरत है। वो किसान आंदोलन के जो नेता हैं, राकेश टिकैत वगैरह, वो एक बार हमसे बात कर ले तो शायद उनकी बुद्धि में कुछ शुद्धि हो सकती और कुछ नेक दिशा में काम कर सकते हैं। पहले हमारी एकाध बार उनसे बात हुई है टेलीफोन, लेकिन वो कोई सही बात से सहमत होने की स्थिति में लोग नहीं रहते, क्योंकि वो सब अपना अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाते रहते हैं। उनको जनता से या किसान से इन बातों से कोई लेना नहीं। जितने भी नेता हैं किसी फील्ड के, चाहे वो सामाजिक नेता हो चाहे राजनीतिक नेता हो, वो अभी फर्जी बाड़े में ही सब बने हैं, अपना अपना राजनीतिक ग्राउंड बनाते रहते हैं, कोई सही काम नहीं करते। और अगर उन्हें सही काम करना है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए उसका विधेयक का पारित खारिज करवाने की बात करें, विधेयक हटाने की जिद कैसी और उनके सरकार के द्वारा विधेयक लागू करने की जिद कैसी, दोनों बातें अलोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने का प्रयास करें पूरा किसान प्लेटफॉर्म, और हम उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम न्याय सभा पूरा उनके साथ। लोकतंत्र ही एक्चुअली न्याय है। लोकतंत्र में द्वादश मताधिकार दे तो न्याय अपने आप हो जाए, और इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए न्याय सभा काम करे। तो इस पे हम लोग आगे फिर से बात करेंगे। इसका आज तो समय हो गया है, तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जा रहा है। आगे आप सभी से
अपील है कि आप लोग प्रत्येक रविवार को 8 बजे उपस्थित हो जाया करें फेसबुक पे, लाइव कार्यक्रम में भागीदारी करें और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी लोग प्रयत्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, दूर दूर तक पहुंचाएं और इसे कोशिश करें कि अभी हम लोग ऐप के माध्यम से भी इसे टेलीकास्ट करने का प्रयास करेंगे। अपना ऐप भी हम लोग बना रहे हैं, तो उसको सभी जगह, जैसे कि फेसबुक का ऐप है, जैसे व्हाट्सएप का एक ऐप है, उस तरह से हम लोग अपने ऐप के माध्यम से भी इसका सभी जगह डाउनलोड करा के सबके मोबाइल पर और वहाँ इसको पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और इस पे काम चल रहा है, थोड़ा उसमें मेहनत है ज़्यादा, तो बन रहा है, तैयार हो रहा है। जैसे ये फाइनल होता है हम लोग इसे लॉन्च करेंगे। तो ठीक है, आज का कार्यक्रम यही समाप्त किया जाता है। आप सभी को बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेंट्स।